अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अ, अल्हम्दुलिल्लाह रोज एक दुआ पढ़ते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी, या रब मेरे सीने को खोल दे, यानी कुशादगी अता कर। यानी ये फिजिकल नहीं है कि सीने को खोलना, यानी कि जो मेरे अंदर एक बोझ होता है बात बात करते हुए, उसके लिए हम दुआ करते हैं रब अल्लाह ताला से कि या रब मेरे सीने को खोल दे, मेरे लिए कुशादगी वाला मामला फरमा। व यस्सिर, और आसान कर दे, ली फॉर मी, अमरी, मेरे काम को, जो मैं काम करना चाह रहा हूँ उसको क्या कर दे मेरे लिए आसान कर दे। अल्लाह ताला चाहे तो बहुत बाज बात आपने नोट किया होगा, एक काम में हम बहुत परेशान होते हैं, एकदम से आसानी से हो जाता है, हम कहते हैं अच्छा यार ये तो मसला ही कोई नहीं, मैं भी परेशान था। और बाज बात आप बहुत रिलैक्स होते हैं और ऐसे ही मसाइल पैदा होने शुरू होते हैं कि समझ ही नहीं आती यार ये हुआ क्या है। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि यार अब मेरे काम में क्या पैदा कर। लेकिन इसके अंदर नीयत, खलूस, मेहनत का होना बेटा वो जरूरी है। खाली मैं ये दुआ ही करी जाऊं, जो कि कहते हैं खाली दुआ करी जाओ, दुआ खाली करने से मसले मसाइल का हल नहीं होता। ये अल्लाह ताला का मॉडल नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कभी एक्सरसाइज नहीं किया कि खाली दुआएं करें। ग्राउंड रियलिटी को पूरा करना हमारे लिए एक फर्ज है। वाहलुल, और खोल दे, उखदा, गिरा को, मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे। हम बात कर कहते हैं ना फलां बंदा गुंग हो गया, बात ही नहीं कर पा रहा था। एक शख्स था, वो कोई चोरी कर रहा था, एकदम पुलिस वाला आया तो उसको एकदम उसे पकड़ लिया, क्या कर रहे हो, तो उसे बोला ही नहीं जा रहा। इस कहते हैं गुंग हो जाना, समझ नहीं आ रही। तो ये है यफक़हू, ताकि वो समझ जाए। वाव अलिफ जो है ये जमा की अलामत होता है, वाव नून और वाव जमा, वाव अलिफ और वाव नून ये जमा की अलामत होता है। वो सब मेरी बात समझ लें। कौली, मेरे कौल को, जो मेरे मुंह से अल्फाज निकले। फिक कहते हैं किसी बात की गहराई तक पहुंचना, इसको फिक कहते हैं। हम ज्यादातर फिकी मसाइल में फंसे हुए हैं, फराइज के ऊपर तो कोई मसला नहीं है। जैसे उस दिन किसी साहब ने पूछा कि जी मैं ऑफिस में गया तो ऑफिस में मैंने देखा कि मेरी चेयर के ऊपर किसी औरत का बाल जो है वो पड़ा हुआ है, तो मेरा निकाह तो नहीं टूट गया, तो क्या मेरा जो है वो मसला हल हो जाएगा, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैंने वजू किया तो मेरा एक बाजू जो का बाल था वो रह गया, वो खुश्क, तो क्या मेरी नमाज होगी या मुझे लुटानी पड़ेगी। ये होता है फिकी मसाइल, छोटी छोटी बात की तह तक जाना। राइट। और ये कभी नहीं पूछेंगे कि मौलवी साहब कल हम 500 लोग जाके, मेरे बेटे की शादी थी तो वहाँ 500 लोगों ने माशाल्लाह खाना खाया, मटन कह के खिलाया हमने। खजूरें अपनी लेके गए थे लेकिन बाकी सारा कुछ हमने उनसे खाया है। और उन्होंने हमें फर्नीचर भी दिया है, खुद बेटी भी दी है, साथ में फर्नीचर भी दिया है। और 3 दावतें इंशाल्लाह, एक खा ली है, एक खा चुके हैं, और 3 और रहती हैं अभी, वो भी हमने खानी है। इसका कभी नहीं पूछेंगे, हाथी पूरे खा जाएंगे। और छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अल्लाह ताला ने जो हमें जिंदगी का जो मॉडल है वो क्या बताया हुआ है, फ़इन्न मअल उसरि युसरा, बेशक कसम खाने के मायनों में भी है ताकीद करना। अल्लाह को क्या जरूरत है ताकीद करने की, अल्लाह ताला की तो बात ही काफी है। लेकिन हमें समझाने के लिए कि देखो, उसर जो है उसके बाद युसर होगी। आसानी जो तुम्हें मिलने वाली है वो आसानी कब मिलने वाली है, पहले मेहनत करोगे। नींद, मैंने आपको शुरू में पहले दिन बताया था कि आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो फल जिनके अंदर जान नहीं होगी इस पौधे से झड़ने शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। नींद का गलबा, पोर्टल है ना यार, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अच्छा यार मैं थोड़ी सी नींद पूरी ना कर रहा हूं, रात को मोबाइल देख रहे हैं, अच्छा यार ये चलता रहेगा तरीके। राइट। फिर एक वक्त आएगा, एक मैसेज आएगा, सर, जी बेटा, सर वो मेरे 50 लेक्चर रह गए हैं पेंडिंग में, तो वो बताएं कैसे करूं। तो फिर मैं एक बंगाली बाबा का नंबर सेंड करूंगा, क्योंकि मैं उसके पास जाओ, कुछ चढ़ावे दो, वो तुम्हारे दिमाग में कुछ चिप लगा देगा। यही हो सकता है। अब तुमने अडॉप्ट ही यूसर को कर लिया हुआ है तो उसर तो मिलेगी। समझ आ रही है ना।
तो अगर तुम उस वक्त उन बच्चों के साथ चलते, ये नींद खराब करके ही राहत मिलनी है, ये मैं पहले आपको बता दूं। हमने ऐसे ही नींदें खराब की हैं, शादियां ब्याह छोड़े हुए हैं, तब जाके सीए हुआ हमारा। लेकिन ये जो आज उसर देख रहे हैं, जो यूसर यूसर देख रहे हैं, आसानी देख रहे हैं, राइट, आपकी, तो इसका एक पीछे हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री की वजह ये है। तो इन माल उसरी युसरा, और हर क्या है, उसर, फिर मेहनत के बाद क्या है, अल्लाह ताला ने आसानी वाला मामला किया हुआ है। तो मेरा बेटा इसको रखा करें और सोचा करें जब भी नींद हो, थैंक यू भाई, जब भी नींद आए, जब भी आप तंग हो रहे हो, अभी जाता हूँ अभी जाता हूँ, तो फौरन ये आयत पढ़ा करें, फाइन्नमल उसरी युसरा, इन्नमल उसरी युसरा। मुझे कभी खौफ आ जाए ना, दो चीजें होती है, हुजन और खौफ। हुजन होता है जो हो चुका है, उसके ऊपर पछतावा हुजन कहलाता है। मेरे से कोई काम हो गया कि यार काश मैं ऐसा ना करता तो ये ना होता, इसको हुजन कहते हैं। और आइंदा अगर मेरा सीए ना हुआ, इसको खौफ कहते हैं। आइंदा ऐसे ना हुआ, ऐसे ना हुआ, तो इंसान दो चीजों में घिरा होता है, एक प्रेजेंट में मौजूद होता है, और माजी के किस्सों को नहीं छोड़ रहा होता। तो मैं फिर ये अल्लाह से दुआ, ये मैं आयत पढ़ता हूँ, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उनको ना कोई खौफ होगा ना कोई। तो मैं कहता हूँ यार जो हो चुका अब तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, आइंदा मुझे पता नहीं अल्लाह ने क्या करना है। आज का दिन तो बेड़ा गर्क ना करूं, आज तो मैं एंजॉय करूं। जो नुकसान होना था हो चुका हुआ है, जो आइंदा होना वो भी मेरे बस में नहीं है। तो मुझे अल्लाह ताला रिलैक्स कर देते हैं कि अपने बंदे को अल्लाह ताला कहते हैं उसके ऊपर ना, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना इनको खौफ होगा कि आइंदा क्या होगा, ना हुजन होगा, ये रिलैक्स होंगे। लेकिन ये नहीं कि आप बदतमीजियां करके रिलैक्सेशन ढूंढते फिरे, नहीं। आप ठीक जा रहे हैं, आपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर जो भी हो रहा है, माली दा कम पानी पाना, ते भर भर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, ये उसका काम है। वो हमें किस जगह पर लेके जाता है, हमारा काम है मेहनत करना, हमें उसको पूरा करना है। फ्यूचर टर्मिनेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक शख्स कहता है जी मेरे पास ये तीन बेटे होने चाहिए, एक बेटी होनी चाहिए, बस दैट्स इट। इसका काम है शादी करे, बाकी तीन बेटे होंगे एक बेटी होगी, अल्लाह को पता है, राइट। ये ऐसा नहीं है कि कोई आप मैकडोनल्ड जाए और उसे कहे कि जनाब एक ये वाला खिलौना दे दो, एक ये वाला दो, ये वाला दे दो, ये तीन बर्गर ये लगा दो, एक वाला ये लगा दो। ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह ताला किसको दे। लें जी, कल तक हमने, जरा एक मैं रिवाइज कर दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हिस्सा था, उसको हमें एक दफा नजर डालनी चाहिए, ताकि आपको कोई उसमें इश्काल हो, कोई चीज हो तो उसको हमने कल जो बात डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, एक टैक्स है वो वाला जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या होता है कि हमारे पास डिपार्टमेंट की अमानत होता है। क्या होता है? डिपार्टमेंट की अमानत होता है, जो हमने उसको लौटानी होती है। सही है। जी, क्या है? अमानत है। आपने रजिस्टर्ड लोगों को चीजें बेची, वो पैसा उनसे ले लिया, अनरजिस्टर्ड को बेची, वो भी उनसे पैसा। डिपार्टमेंट ने आपको इसमें इजाजत दी है कि वो टैक्स जो आपने दिया हुआ है, ये क्या कर सकते हैं, उसमें से माइनस कर। ठीक है। इसमें पहली चीज क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड जो अभी तक एडजस्ट नहीं हो सका, इस महीने में जो आपने पे किया हुआ है, कोई और खास किस्म का टैक्स है, और उसमें से माइनस कर लें जिसकी आपको इजाजत नहीं है। इसका रूल था, ये अभी एक बच्चे ने पूछा सर ये 90% को ज्यादा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ये पोस्ट सिलेबस हमारा क्वेश्चन है, लेकिन चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि वो तशन्नुगी ना रहे। 90% जो है, जी, जो जीरो रेटेड गुड्स होती हैं, उन्होंने पूछा है जीरो रेटेड गुड्स, जीरो रेटेड गुड्स वो होती हैं जो अगर आप सेल करेंगे तो आप लोगों से टैक्स तो नहीं लेंगे,
लेकिन इस सेल तक पहुंचते हुए जो टैक्स आपने दिया हुआ है वो डिपार्टमेंट आपको वापस कर देगा। जब भी जीरो रेटेड का आपके जहन में आए तो जीरो रेटेड सप्लाई जो है पढ़ेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अभी आपने बस यही रखना है कि तीन तरह की सप्लाईज हम नॉर्मली कर रहे हैं, डेवलपमेंट होती जाएगी। डिपार्टमेंट ने कहा कि मेरे इस अमानत में से तुम क्या करो, ये वाले पैसे माइनस कर लो, लेकिन ये जहन में रखो कि ये जो आपका इनपुट है ये मेरे अमानत के 90% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 10% मुझे दे देना वापस। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ दोबारा। लेकिन उसने कहा कि अगर फिक्स एसेट के ऊपर तुमने कोई पैसे दिए हुए हैं, सेल्स टैक्स दिया हुआ है, तो वो उसके ऊपर नहीं, वो सारे क्या करना, मेरे से एडजस्ट कर लेना। फिर उसने कहा कि अगर तुमने कोई अनरजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई दी है, इसकी कल एक्सेप्शन पढ़ ली थी, कल हमने किताब को शुरू नहीं किया, ठीक है, वेरी गुड। तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर मुझे 4% फर्दर टैक्स देना है। मैंने कहा इसमें से भी अपने पैसे एडजस्ट कर लो। उसने कहा नहीं, इतने सियाने नहीं हो आप, ये तुमने मुझे पैसे देने ही देने, इसमें से तुम कोई अपना इनपुट एडजस्टमेंट नहीं, ये प्योरतन अमानतन है ये। समझ आ गई? फिर हम इसमें क्या करते हैं, वो जो हमारे पैसे रिफंड होने होते हैं वो हम लिखेंगे जीरो रेटेड के, और वो पैसे जो मुझे 90% की वजह से आगे चले गए या फिक्स एसिड की वजह से एडजस्ट नहीं हो सके, जो मैंने अगले महीनों में लेकर जाने हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज जरा एक्सप्लेन करता चलूँ, ये 90% वाली एक स्टूडेंट ने पूछा है, तो मैंने कहा जरा ये थोड़ी सी बात क्लियर हो जाए कि ये वजह क्या है। अब मिसाल के तौर के ऊपर आप जनवरी के महीने में हैं, और आपके पास आपने जो लोगों से टैक्स लिया वो था 100 रुपया। सही है? यह क्या क्या है, अमानत किसकी, डिपार्टमेंट की, जो हमने उनको पैसे वापस करने हैं इस महीने। एग्री? मैंने क्या किया कि इस महीने जो मैंने पैसे दिए हुए हैं, मेरा जो इनपुट टैक्स है वो है 500 रुपया। कितना है? 500 रुपया। और डिपार्टमेंट के पैसे मेरे पास कितने हैं? 100 रुपया। तो मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट जी, 100 रुपया आपका मेरे पास पड़ा हुआ है, 500 रुपये मैंने दिए हुए हैं, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, रॉ मटेरियल, तो मैं ये माइनस कर लूँ? कहता नहीं यार, एक काम करो कि आपने इसका जो मेरे पैसों का जो 90% है ना, उसका कितना बनता है? मैं कहता हूँ जी 90 रुपये। कहता जो लोअर अमाउंट है ना वो तुम माइनस कर लो। मैं कहता हूँ जी 90 रुपये। कहता जी हाँ माइनस कर लो, तो मुझे आपने 10 रुपये तुमने देने हैं, यानी मेरे जो पैसे तुम्हारे पास पड़े हुए हैं ना, उसमें से 10% जरूर जरूर मुझे वापस कर दो। क्यों भाई, हमारे पैसे मुल्क भी तो चलाना है कि नहीं? कुछ लोगों ने हज करना है, उम्रा करना है, उनके मसाइल हैं, इतने गुनाह किए हुए, तुमको कहीं भेजना है हमने, तो वो पैसे हमें भी वापस कर दो। मैंने कहा जी बाकी मेरे मेरे पैसे तो 500 रुपया था। कहता कोई बात नहीं, इसमें से जो 410 रुपये है ना, ये तुम कैरी फॉरवर्ड कर लो। क्या कर लो? हमने कहा जी ठीक है। हम अगला महीना शुरू हुआ फेब का, हमने उसकी बात मान ली, हमने उसको कुछ नहीं कहा। तो फेब का महीना आ गया, ठंड थोड़ी सी कम हुई, और हमारे पास जो इस महीने हमने क्या किया कि डिपार्ट लोगों से हमने पैसे लिए, आउटपुट टैक्स वो ले लिया 200 रुपीज। तो डिपार्टमेंट का हाँ भाई क्या पोजीशन है, हमने कहा जी 200 रुपये आपका हमारे पास पड़ा हुआ है, सेल की थी तो वो चीजें पड़ी हुई है हमारे पास, वो 200 रुपये आपका हमारे पास अमानत है। तो उन्होंने कहा इस महीने तुमने कोई टैक्स दिया, सेल्स टैक्स? उन्होंने कहा कोई नहीं दिया, कोई बिजली का बिल कुछ भी नहीं। तो हमारा इस महीने का इनपुट टैक्स कितना आ गया? वही था ब्रॉड फॉरवर्ड ये वाला। मैंने कहा भाई वो पिछले पैसे पड़े हुए हैं, उसका कुछ सोचे। उसने कहा कि मेरा जो 90% बनता है मेरे पैसों का, जो तुम्हारे पास पड़े, इसका 90% कितना बनता है?
180, तो विच एवर इज लोअर, तो 180 माइनस कर लो और 20 रुपये मुझे दे दो, क्योंकि रूल है ना कि भी आप मेरे पैसों में से क्या करो, 90% एडजस्ट कर लो मेरे पैसों में, बाकी 10% मुझे आपने देना है। मैंने कहा बाकी पैसे, बाकी किधर गए? उसने कहा वो क्या करो, कितने हो गए कैरी फॉरवर्ड? 0, 230 रुपये। उसने कहा कि ये कैरी फॉरवर्ड कर लो। अब आगे हम मार्च के महीने में, मार्चिंग होने लगी है, मौसम मजीद खुल गया, थोड़ा सा मौसम में बाहर आ गया, सेल हमारी बढ़ गई, तो हमने लोगों से टैक्स कलेक्ट किया, तो वो आ गया 500 रुपये। डिपार्टमेंट पूछा हाँ भाई कितने पैसे हैं, हमने कहा जी 500 आपके देने हैं मैंने। अच्छा, और तुम्हारा कोई टैक्स? में कहता हूँ जी नहीं, मेरा सिर्फ वही ब्रॉड फॉरवर्ड है। तो उसने कहा ठीक है, मेरे पैसों का 90% कितना बनता है? 450, विच एवर इज। उसने कहा सारे के सारे ही एडजस्ट कर लो, बाकी पैसे मुझे दे दो। कितने? 170 हो गए। 270 हो गए। इसने कहा ये पैसे मुझे दे दें आप। समझ आई बात की? यानी डिपार्टमेंट को हमने ये रूल क्या करना है। अब देखें हमें 500 मिल गया है, 500 हमें मिल गया है, लेकिन जो जो हम सेल करते जा रहे हैं, लोगों से पैसे लेते जा रहे हैं और अपना भी हम टैक्स उसमें से एडजस्ट, तो डिपार्टमेंट का घर भी चलता जा रहा है, हमारा भी चलता जा रहा है और मसला सारा हल हो रहा है। अब लॉजिक समझ आ गई कि नहीं? ये तरीकेकार होता है हमारा। ये रूल फिक्स एसेट पे अप्लाई है, कुछ और के ऊपर भी नहीं होता, वो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। चले खेलते हैं पहले। सेल्स टैक्स का टेम्पलेट, सबसे पहले आउटपुट माइनस, देखिए कल क्या कहा था हमने, आउटपुट माइनस इनपुट माइनस एड फर्दर टैक्स, यही बड़ा था ना, और रिफंड, और ये देखिए ऐसे ऐसे नहीं करना, किसी को प्राची में मना करते हैं ऐसे करने से। तो दोबारा आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स सॉरी, इसमें से माइनस क्या करना है, और 90% हो रहा है, और फिर माइनस फिक्स एसेट का ऐड, दो चीजें प्लस हो रही है, आउटपुट टैक्स और फर्दर टैक्स, राइट। दो चीजें माइनस हो रही है और रिफंड होना है जीरो रेटेड गुड्स का। क्लियर होगी बात? आज हम एक डिफरेंट चीज करने जा रहे हैं। जीरो रेटेड गुड जब आऊंगा, वो कह रहे हैं जीरो रेटेड गुड समझा रहे हैं, जब आऊंगा तो फिर समझाऊंगा। पहले जरा हम आज गुड्स की बात करें। जो गुड्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या टैक्सेबल या वो एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल गुड्स वो होती हैं जिस पे टैक्स लगा होता है, और एग्जेम्प्ट गुड्स वो होती हैं जिस पे टैक्स। आज का बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान में किन गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगा और किन के ऊपर सेल्स टैक्स। एक बात और से सुनिएगा, कोई चीज अगर एग्जेम्प्ट है तो लाजमी नहीं कि उसका रॉ मटेरियल भी एग्जेम्प्ट होगा। मिसाल है, किताब आपके पास पड़ी हुई है, आपके हाथों में जो किताब है ये एग्जाम्प्ट है। ये किताब कैसे बनी? पेपर इस्तेमाल हुआ, स्याही इस्तेमाल हुई, बिजली इस्तेमाल हुई, कोरियर वाला इसको लेके आया पेपर को, स्याही इस्तेमाल हुई, प्लेटें इस्तेमाल हुई, हुई ना सारी। तो सवाल ये है कि किताब एग्जाम्प्ट है, इसकी लाजमी नहीं कि हर चीज पीछे भी एग्जाम्प्ट है। क्या है? एग्जाम्प्ट है। बड़ी बात गौर से सुननी है।
जो मैं आपको बता रहा हूं बड़े तरीके से। अगर मेरी किताब एग्जेम्प्ट है, जब मैं किताब बेचूंगा तो लोगों से टैक्स नहीं लूंगा। लेकिन इसके ऊपर जो मैंने टैक्स दिया हुआ है, पेपर के ऊपर, इंक के ऊपर, प्लेट, जो भी चीजें हैं, बिजली के बिल के ऊपर, वो सारा जाया हो। ना मेरा वो डिपार्टमेंट ने मुझे एडजस्ट करने देना है, ना रिफंड करना है। क्या करना है? ना उसने एडजस्ट करने देना, ना उसने मुझे इसका रिफंड देना है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है। क्यों? क्योंकि कानून अंधा होता है। अगर कानून में बात लिख दी है तो उसकी आंखें नहीं है, वो ऐसे ही होना है। ये बात क्लियर होगी? बड़ी क्लियर कट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुननी है। किताब एग्जाम्प्ट है अगर, तो उसका रॉ मटेरियल पे जितना मैंने टैक्स दिया वो क्या होगा? जाया हो जाए। उसका मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी। सारी बात है, प्रैक्टिकली मैं अपनी जेब से तो नहीं डालूंगा ना, वो सारा मैं किताब की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। दूसरी बात सुनिएगा ध्यान से। अगर मैंने खरीदी किताब है तो मैंने टैक्स दिया, क्योंकि किताब तो एग्जाम्प्ट है। मैं गया मिस्टर अरशद के पास के, साहब मुझे किताबें दे दे टैक्स की, तो उन्होंने दे दी, मैंने सेल्स टैक्स तो नहीं दिया। मिस्टर अरशद ने किताब प्रिंट की हुई है, मुझे उसने बेच दी, मैंने आगे बेच दी, जिससे जिसको मैं बेचूंगा उससे भी टैक्स नहीं लूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ऊपर इसका कोई फर्क, मैं सेल्स टैक्स से बाहर आ चुका हूं। मैं सेल्स टैक्स से बाहर आ गया हूं, अब मेरे लिए इसका। तो हमें सवाल के अंदर अगर कोई एग्जेम्प्ट गुड्स पड़ी हुई हो, क्या पड़ी हुई हो, उसका टैक्स ढूंढना होता है जो हमने उसके अगेंस्ट पे किया है। और क्या करना है? उसको पकड़ के आग लगानी होती है, जाया करना होता है, भस्म करना होता है। दोबारा सुन लीजिएगा कि अगर मेरे सवाल के अंदर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं जो कि एग्जेम्प्ट है और मैंने सेल की हैं, क्या की हैं? सेल की हैं, तो अगर उसका कहीं मुझे इनपुट मिल जाए, उसके टैक्सेस मिल जाए, सेल्स टैक्स, उसको निकाल के मैंने क्या करना होता है? आग लगानी है। यानी माचिस नहीं लेके जानी पेपर में, मिसाल है कि उसको हमने दोबारा उसका कुछ भी नहीं करना होता, ये बात याद रखें। और अगर मैंने कोई चीज खरीदी ही ऐसी है जो एग्जेम्प्ट है, तो बात ही खत्म हो गई। उस पर तो इनपुट ढूंढना भी नहीं है ना मैंने, क्यों? क्या है? क्यों वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। कुछ क्लियर हुई है बात? दोनों डायमेंशन। अगर यहां कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, यहां कंफ्यूजन है तो बता दें। सर वो ढूंढ के माइनस करना उसमें से। जाया करना उसे, लिखेंगे, बस जाया कर देंगे। कैसे जाया करेंगे वो इंशाल्लाह ताला हम वो सीखेंगे। क्योंकि अगर आज ही मैंने बता दिया तो फिर आप कल नहीं आएंगे। सही है। मैं शायद आपको वाकया सुनाया था, तो मैं, हमारी शॉप थी तो मैं वहां पे अ, दोपहर को रोटी लेके जाता स्कूल से आके, फिर मुझे टिफिन मिलता था, मैंने दुकान पे पहुंचानी होती थी। तो वो एक बंदा होता था, वो चूरन को बेच रहा होता था। तो उसने एक लड़के को लिटा कर ना सफेद चादर उसके ऊपर डाली होती थी, एक अंडा साथ रखा होता था। तो कहता, साहब मैं इस बच्चे को इस अंडे में दाखिल कर दूंगा। तो मैं खड़ा हो जाता था। आधा पौना घंटा उसने जनाब कहानियां सुना, चूरन बेच, अपनी चीजें बेच, मर्दाना कमजोरी की दवाएं, फलानी टिकनी सब बेच के। वो मैं इसी आस में खड़ा होता था कि यार ये बच्चे को अंडे में कैसे डालें। उन्होंने कहा, साहब ये बात हम कल करेंगे कि इसको कैसे अंडे में दाखिल करना। मैं फिर उसी कंफ्यूजन में दुकान पे जाना, टकाई मेरी सही टकाई होनी, खाना ठंडा हो चुका होता था। उनको ना बताना कि मैं किस मसले में फंसा हुआ हूँ। अगले दिन फिर मैंने वहीं खड़े होना जा रहा, वो वही सीन फिर चलना, फिर उसने चूरन बेचना। तो बहरहाल ये है कि अगर आज मैं सारी चीजें आपको उस बच्चे को अंडे में बंद कर दिया तो कल कैसे आएगी? समझ आइए? बता देंगे इंशाल्लाह ताला हर चीज। क्लियर हुई बात? बड़ी क्लियर कट आपको आइडिया होना चाहिए कि यार एग्जेम्प्ट गुड्स अगर खरीदी है तो टैक्स कोई नहीं है। और अगर एग्जेम्प्ट गुड्स बेची हैं तो मुझे क्या ढूंढना है पेपर में से? इसका इनपुट ढूंढना है कि कहाँ कहाँ मैंने इसके अगेंस्ट टैक्स दिया, और उसको निकाल के मैंने क्या करनी है? आग लगा देनी है उसे। क्लियर होगी बात? गुड्स कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये सवाल है। नहीं, हर चीज को गुड्स नहीं कहते। लॉ ने कहा कौन कौन सी चीजें गुड्स में शामिल नहीं होंगी? जमीन, रियल एस्टेट, घर, जमीन,
प्लॉट, ये सारे जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड सेल्स टैक्स में नहीं कहते। नंबर टू, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे आप लेन देन करते हैं, चेक हो गए, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये भी गुड्स की डेफिनेशन में नोट, ठीक है, नोट, ये जो होते हैं ये भी उसमें नहीं आते। इसके ऊपर लिखा होता है हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा किया जाएगा, ये इस पे लिखा होता है। तो ये चेक है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें दिया जाता है। तो ये भी, क्योंकि इसमें एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। चेक है तो इसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलेंगे। तो ये भी दो चीजें इसमें शामिल, क्या बताया को, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक्शनेबल क्लेम्स, ये दो चीजें। इसके अलावा और क्या नजर आ रहा है इस कमरे में आपको? पैसों को भी निकाल दें, बिल्डिंग को भी निकाल दें, हर चीज गुड्स में है, हर चीज। आप कहेंगे सर मैं भी, बिल्कुल, मैं और आप सब गुड्स में शामिल हैं, क्योंकि लॉ ने हमें एक्सक्लूड नहीं किया। इज इट क्लियर? अच्छा चले, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ये जो मार्कर है इसका कौन सा कलर है? हाँ जी, ये इस मार्कर का कलर कौन सा है जी? बीच कलर, बीच कलर है। आप क्यों नहीं कलर बता रहे? क्योंकि ये मार्कर है ही नहीं, ये मार्कर। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि क्या लैंड के ऊपर सेल्स टैक्स है, आप कहेंगे ये गुड्स ही नहीं है, क्योंकि सेल्स टैक्स गुड्स पे लगा हुआ है, तो ये गुड्स की डेफिनेशन में आती नहीं है। तो पहले तो गुड्स तक हम पहुंच गए कि कौन सी चीजें गुड्स हैं और कौन सी चीजें गुड्स नहीं है, ये फैसला अब क्लियर होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन गुड्स, तो आप लिखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एक्सेप्ट ऑल मूवेबल आइटम्स एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स। डेफिनेशन मुकम्मल। ऑल मूवेबल आइटम्स एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स सच एज नोट्स, करेंसी नोट्स, चेक्स, डिपॉजिटरी नोट्स, ये सारी चीजों को निकाल दें। पहली बात मैंने क्या की, सिर्फ मूवेबल चीजें गुड्स होती हैं, तो ऑटोमेटिकली मूवेबल को निकाल दिया। कितनी आसान डेफिनेशन है। ऑल मूवेबल आइटम्स एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स, दैट इज, जी, गाड़ियां सारी गुड्स में शामिल होती हैं, राइट। वो मेरा दिल ले गया, ये लिटरेचर की जुबान है, ये लिटरेचर की जुबान है, यानी समझ गया आप जो मैंने कहा है। तो ये है, राइट। वैसे दिल जो है ये भी गुड्स में शामिल है, दिल, गुर्दे, जिगर, ये सारे इसमें शामिल है। ओके, क्लियर हुई बात? ऑल मूवेबल आइटम्स, पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ऑल मूवेबल आइटम्स एक्सक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स, दैट इज चेक, प्रोमिजरी नोट, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें उसमें वो आ जाएंगी। चेक, प्रोमिजरी नोट, डिमांड ड्राफ्ट, जितने बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, ये सारी चीजें इसमें शामिल नहीं होती। अब हम आते हैं कि इन गुड्स को लॉ ने दो हिस्सों में डिफाइन कर दिया। तो क्या लॉ ने हमें बताया कि ये चीजें टैक्सेबल है? द आंसर इज नो। उसने ये बताया कौन सी चीजें टैक्सेबल नहीं है, कौन सी चीजें टैक्सेबल नहीं है, ये बता दिया उसने। वो लिस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अब देखते हैं। ये जी मैंने सेल्स टैक्स एक्ट को डाउनलोड किया, द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ये जो एंड पे लिखा होता है ये इसकी डेट ऑफ बर्थ होती है किसी भी कानून के आगे। ये लिखा हुआ है जी, अमेंडेड अप टू 30 जून 24। अब जो आएगा अभी जून में, वो 25 आ जाएगा। फाइनेंस एक्ट, यानी जिसके थ्रू ये चेंज हुई उसको फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इन्होंने एक डेफिनेशन। यहाँ देखिएगा कि हम चलते हैं, ये सेक्शन चलते जा रहे हैं।
एक है यहाँ पर शेड्यूल आएगा 6 शेड्यूल, ये देखिएगा ये क्या है 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल में जितनी भी आइटम्स होंगी वो एग्जाम्प्ट होंगी। तो सवाल ये है कि सर इन्होंने 6 शेड्यूल को क्यों चूज किया एग्जाम्प्ट आइटम्स के लिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड डायरेक्ट 6 पे चले गए, उसकी बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि आप देखें एग्जाम्प्ट के स्पेलिंग क्या होते हैं और 6 के स्पेलिंग, चूंकि दोनों में एक्स आता है इसलिए उन्होंने छठा शेड्यूल कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया 6। अब याद रहेगा, एग्जामिनर अगर लिख दे प्रोडक्ट ए लिस्टेड अंडर 6 शेड्यूल तो आप क्या कहेंगे एग्जाम, या वो एग्जाम का वर्ड यूज कर ले, दोनों का मतलब आज के बाद 6 का मतलब क्या होगा एग्जाम, 6 का मतलब क्या होगा एग्जाम। मसलन घर में सब्जी पकी हुई है तो आपकी मामा कहती है सब्जी खानी है, आप कहते हैं 6 शेड्यूल कि नहीं खानी। समझ आ गई है? अब देखते हैं कि ये 6 शेड्यूल में है क्या। ये 5th है, ये बाद में पढ़ेंगे। जो अभी किसी ने पूछा जीरो रेटेड क्या है, ये जी 6 शेड्यूल है। इस पे देखें ऊपर लिखा क्या हुआ है, लिखा हुआ है इंपोर्ट और सप्लाई। क्या लिखा हुआ है कि अगर आप इंपोर्ट करेंगे इन आइटम्स को जो नीचे लिखी हुई है तो कस्टम डिपार्टमेंट को आप कहेंगे सर थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, नाइस टू मीट यू, कोई टैक्स आपने नहीं देना। और अगर आप किसी से खरीदेंगे लोकली तो फिर भी आप उसको टैक्स नहीं देंगे, खरीदेंगे या जो सप्लाई से मुराद यहाँ है बाइंग एंड सेलिंग, लोकल बाइंग एंड, ये बात भी क्लियर हो गई। लोकल बाइंग एंड सेलिंग को क्या बोलते हैं सप्लाईज। सप्लाईज का लफ्ज दोनों मायनों में इस्तेमाल होना है, हर लफ्ज को ध्यान से सुनना है जो मैं कहता हूं। सप्लाई का लफ्ज डजन मीन के सेल, खरीदने को भी सप्लाईज ही कहते हैं। ले जी, पहली आइटम, दूसरी, 13, 13, लो जी, एक सेकंड में 13 आइटम याद होगी छठे शेड्यूल। कोई आपसे पूछे कि जनाब छठा शेड्यूल सुनाओ तो आप कहें जी आइटम नंबर 1 ओमिटेड 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 ओमिटेड, 13 आइटम तो पहले सुना दें आंखें बंद करके, इसमें कुछ भी नहीं। कोई बता सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है ओमिट करने से? अगर ये छठे शेड्यूल में किसी आइटम को लाइन लगा के डिलीट कर दिया जाए तो उससे क्या होता है वो? हाँ, अगर हम छठे शेड्यूल में से किसी आइटम को लाइन लगा देंगे तो इसका मतलब है अब इस पे टैक्स लग गया है, तो इस शेड्यूल में से निकाल देना टैक्स लगा देता है। इस शेड्यूल में किसी चीज को ऐड कर देना टैक्स को छुपा देता है, एग्जेम्प्ट कर देता है। मैं बार बार कह रहा हूं उसके रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा, उस आइटम को मैं बात कर रहा हूं। पहली आइटम आ गई जी पल्सेस, दालें। ये जो आगे लिखा हुआ है ना इसके लिए वो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये दालों की आगे किस्में लिखी हुई है, यानी उन्होंने पल्सेस लिख के ना आगे ये कुछ दालों की वो दुनिया में ना इस वक्त इनोवेशन हो रही है, दालें नई से नई किस्म की बनाते जा रहे हैं, उनकी ब्रीडिंग करते जा रहे हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। बहरहाल अभी इंशाल्लाह ताला हमारा भी, हम अगला दौर हमारा भी आने वाला है जिस दिन हम भी इनोवेशन में रिसर्च में आएंगे इंशाल्लाह ताला, हम चांद पे पहुंचेंगे, पूरी दुनिया हमसे मशवरे करेगी। लेकिन थोड़े थोड़े मसाइल हैं वो हल हो जाए, रफ़ा दैन वाला मसला हल हो जाए, आमीन वाला मसला हल हो जाए, नूर बशर वाले, ये छोटे छोटे मसाइल हमारे जो है ये बल्कि बड़े बड़े मसाइल हैं। ये बाकी रिसर्च करना, ये बोतल शोतल बनाना, ये जहाज बनाना, एटम बम बनाना हमारे लिए मसला ही कोई नहीं, हमारा हर बंदा एटम बम है, जब मर्जी किसी पे जाके फूट जाए। समझ आ रही है ना? इसलिए हमारे पास तो एटम 25 करोड़ एटम बम पड़े हुए हैं, इसलिए हमें उसकी कोई जरूरत नहीं। फिलहाल हमारे जो मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हल हो जाए तो फिर देखेंगे। रेड चिली, मिर्ची। अच्छा लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, एक पल्स के साथ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब पल्स का, दालों का इंपोर्ट करना, बेचना पैकिंग के साथ, बगैर पैकिंग के सब एग्जाम, एक्सक्लूडिंग दोज सोल्ड अंडर ब्रांड नेम्स एंड ट्रेडमार्क। इसका मतलब क्या हुआ
दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? हमने मिर्चों को इधर डाला, डब्बे को बाहर निकाल लिया, तो क्या होगा डिब्बा? मिर्चें हमने डाली छठे शेड्यूल में, कपड़ा डाल दिया, क्या होगी? एग्जाम। तो डिब्बे में डाल के बाहर निकाल दी, अब क्या हो गई? टैक्स से। अभी मैं दिखाता हूँ। वो क्या कहता है पंजाबी में, अब आएगा ना मजा भिड़े, वो क्या है ना। तो नेशनल रेड चिली पाउडर, ये टैक्सेबल है। ये अपनी दुकान पे पैकेट में डाल के बेच दे, नो इशू, उस पर टैक्स है। लेकिन जब इस तरह से बेचेंगे आप डिब्बे में डाल के, तो ये क्या हो जाएंगी? ये डिब्बा जो है, ये उसने बनाया होगा ना, बोर्ड से बना होगा ना, ये टैक्सेबल होगा। लेकिन चूंकि मिर्चियों में पैक हो गया, तो ये भी क्या हो गया? एग्जाम। इसका मतलब इस डिब्बे के ऊपर जो सेल्स टैक्स होगा वो जाया होगा। ओके। दोबारा हो जाए। भी अगर मैंने इस डिब्बे को बनाते हुए को टैक्स दिया है, तो वो जाया हो जाएगा, मुझे उसका कुछ फायदा फायदा नहीं होना, मुझे वो क्या वो सही है। इसी तरह जिंजर, अदरक को कहते हैं, एक्सक्लूडिंग दो सोल्ड, फिर वही उसी तरह बात। टर्मेरिक, हल्दी, राइट, ये भी एग्जेम्प्ट हो गई। आगे है जी राइस, वीट एंड मेजलिन फ्लोर, चावल। फिर कोई कंडीशन नहीं है, चावल हर सूरतों में। चावल को अगर पैक कर दिया जाएगा, सुपर कर्नल, बासमती वगैरह, उससे कोई फर्क। मिर्चें अगर ब्रांड नेम में चली गई तो टैक्सेबल हो जाएगी, जिंजर, ये सारी चीजें। लेकिन चावल अगर पैकेट में चले गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई है? मैजलिन फ्लोर क्या होता है मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा। ये कोई होगा, कोई इस तरह की चावल पुडिंग वगैरह होगी शायद, ये फिरनी वगैरह बनाने के लिए। हाँ, किसको कहते हैं? लिख के देख लेते हैं। ये भूल इंशाल्लाह फिर मुझे जाना। हाँ जी, उन्होंने लॉ में लिखा हुआ है। भाई आप टैक्स लगा देंगे तो लोगों के वो चावल ही तो हम खाते हैं। नहीं नहीं, अनाज नहीं बात हो रही, सिर्फ चावल, चावल और गंदम। ये पता नहीं मैजरीन फ्लोर क्या लिखा हुआ है इसमें, देख लीजिएगा जो भी है। भाई अनाज की बात नहीं की जा रही है, अनाज में तो बहुत कुछ आ जाता है। ये सिर्फ स्पेसिफिकली चावल, गंदम, और उसका मेजरिन फ्लोर जो आटा उसका, ये एग्जाम्प्ट होगी। हर चीज नहीं एग्जाम्प्ट होगी। आपने जेनेरिक फॉर्म में नहीं टैक्स को लेके जाना है, इसको इजी नहीं लेना इस तरह से। वगैरह वगैरह जो है, ये जो है वगैरह वगैरह नहीं होते। आमिर भाई लोगों के पास चले हैं, ये नहीं, आमिर भाई लोग नहीं है, ये एक आमिर के पास जाना है, ये लोगों के पास जाना है आपने। ले जी माशाल्लाह, और कितनी आइटम हो गई? 30 तक याद भी हो गई। 30 तक देखें, याद करें। पल्सिस, रेड चिली, टर्मेरिक, जिंजर। अच्छा, आप यहां से कहें सर हर मसाले जो है वो सारे हो जाते हैं, अनियन? सर अनियन भी होना चाहिए, वो क्यों? सर क्योंकि हम ये भी सलाद में डाल के खाते हैं। भाई स्पेसिफिकली उसने कहा हुआ है कि हंडिया में डालने वाली हर चीज एग्जाम्प्ट नहीं होगी। कुरान पाक हर सूरत में एग्जाम्प्ट है। न्यूज प्रिंट, अखबारी कागज जो होता है, ठीक है, न्यूज प्रिंट, मेरा ख्याल ये अखबार को कहते हैं न्यूज प्रिंट। बुक्स, किताबें, बट एक्सक्लूडिंग ब्रोशर्स, लीफलेट्स एंड डायरेक्टरीज, ये जो आप ब्रोशर वगैरह होते हैं ना, ये उन्हें कहा ये नहीं एग्जाम्प्ट, किताबें एग्जाम्प्ट है। नोट, वैसे भी नोट गुड्स की डेफिनेशन में है ही नहीं, लिखने की जरूरत ही कोई नहीं थी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिडंडेंसी। तकरार, क्या बोलते हैं? तकरार ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं? ये ऐसे ठीक है, ये बड़ा। वो तकरार, बार बार एक चीज को करी जाना, तो ऊपर जब बता दिया आपने गुड्स में नोट शामिल नहीं है, तो यहाँ क्यों कह रहे हैं कि नोट, हाँ मेरा मूड बने, दफा करें इसे। आपने कह दिया तो बात खत्म हुई। शेयर्स, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ये भी चीजें उसमें शामिल
नहीं है। मॉनेटरी गोल्ड, गोल्ड नहीं, सोने के सिक्के। ये बाकी ये मेडिकल की चीजें हैं, डेक्सट्रोज वगैरह, इसका ये पेपर में नहीं कभी आई। क्या? ये वाली चीजें, ये ये वाली। हाँ, हाँ जी। जो सर ये डिस्क्रिप्शन में लिखा पावर में ये वाला, ये जो लिखा होता है, ये अमेंडमेंट होती है, नीचे लिखा होगा, इसका बताएगा कि ये अमेंडमेंट कब हुई, ये वाली। यानी ये चीज अगर डिलीट की गई है तो किस में डिलीट की गई? ये 2022 में डिलीट की गई है। ये आपके नहीं होता, ये होता है जब हमने केस लड़ना होता है ना अदालत में जाके। तो मेरा फर्ज फॉर एग्जाम्पल कि 2021 का केस है, तो मैं आज का ऑर्डिनेंस दिखा रहा हूँ उसे कि भाई ये देखें, ये तो एग्जाम्प्ट है। तो कहेगा भाई चाचू देखो इसको, ये 22 में एग्जाम्प्ट हुआ, 21 में तो टैक्सेबल था। तो उस वक्त ये रेफरेंस यूज हो रहा होता है कि अगर मेरा कोई पुराना केस खुला हुआ है तो उसके लिए, चूंकि मैंने बेयर ऑर्डिनेंस आपके सामने खोला हुआ, इसलिए हर चीज आपको नजर आ रही है। और क्या जी? आर्टिफिशियल किडनीज होती है कोई? मुझे नहीं पता। आंखें वगैरह, ये भी मेरा नहीं ख्याल के पेपर में उस हद तक जाएगा कि आपके गुर्दे निकाल लें, है ना। पेपर में मैंने नहीं कभी देखा। वो चीजें यही होती है नॉर्मली, शैम्पू साबुन वगैरह इस तरह की चीजें बेचता है। असल में उसने आपका एक नॉलेज चेक करना था कि इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पता है सेल्स टैक्स का या नहीं है। हाँ जी। बेटा ये जैसे फॉर एग्जांपल कि ये लिखा हुआ है ना, सीरियल नंबर, ये वाली, ये देखे ना 830, ये वाली जो स्टाइल रेड कलर में लगा हुआ है, 86 87 88 90 96, इमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024। ठीक है। उसके लिए आपको ये फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा ना, उसमें लिखा होगा कि ये आइटम्स हैं। या मजीद अगर आप इससे पीछे चले जाएं, इसका दूसरा तरीका होता है कि आप फाइनेंस इससे पुराना ऑर्डिनेंस खोलें। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये जरा नोट कीजिएगा, ये 86 87 पड़ी हुई है ना, वेट है इधर। मैं पुराना ऑर्डिनेंस आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा। ये देखें, कलर्स इन सेट्स नजर आ रहे हैं। तो 2014 24 में इन्होंने इसको एग्जाम कर दिया, इसको खत्म कर दिया कि अब इस पर टैक्स लगा दिया इन्होंने। राइटिंग रेजर वगैरह, एक्सरसाइज एक्सरसाइज बुक्स, ये सारी इन्होंने क्या कर दी है। 90 देखे पेंसिल, आप देखें अगर इधर आप देखें 90 में, ये खत्म हो गई। तो इस शेड्यूल से निकाल दिया उन्होंने। मीन्स के 2000 यहाँ तक टैक्सेबल एग्जाम थी, अब इस पे क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। इस ओके। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बहरहाल ये चीजें थी जी हमारी जो हमने कर ली। अच्छा अब जरा इसको पहले, ओमिटेड का मतलब है डिलीटेड। ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना, ओमिट कर देना, किसी को मिटा देना, उसको ओमिट कहते हैं। नहीं जी, अभी तक हमने जो सेल्स टैक्स हो गया, फिर अब किताब को शुरू करने लगा हूं मैं। उससे पहले अभी मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, एक सांचा तैयार कर लिया। सेल्स टैक्स हर महीने आपको कैलकुलेट करना होता है। नंबर वन, हमारे एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नॉर्मली यही होगा सेल्स टैक्स के ऊपर, एक न्यूमेरिकल होगा और एक थ्योरी के ऊपर होगा। तो इसके साथ हमने कहा कि हम लोगों को से टैक्स देते भी हैं, लोगों से लेते भी हैं। जो हम लोगों से टैक्स लेते हैं उसको आउटपुट कहते हैं, और वो अमानत होता है डिपार्टमेंट की, जो हमने अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करवाना होता है। जनवरी का अगर मैंने टैक्स लोगों से लिया हुआ है तो उसको जमा कब करवाना है, 15 तारीख तक। रिटर्न उसकी 18 तारीख तक होती है, 15 तक मैंने जमा करवा देना होता है। डिपार्टमेंट ने मुझे इजाजत दी है कि भाई जो आपने दिया हुआ है मेरे पैसों में से माइनस कर लो, बाकी मेरे पैसे मुझे जमा करवा दो, लेकिन ख्याल करना कि तुम्हारा जो टैक्स जिसको हम इनपुट कहते हैं कि वो मेरे टैक्स के 90% से ज्यादा ना हो। अगर हुआ तो आप 90% मेरे पैसों में से एडजस्ट कर लेना, मेरे पैसों का 90%, अपने नहीं 90%।
गलती नहीं करनी, आउटपुट का 90%, बाकी अगले महीने कर लेना। तो चलते जाएगा ऐसे ही, ये काम तुम कर सकते हो, इट्स ओके, ये बात हमें समझ आ गई। फिर हमने कहा कि अगर ये गुड्स एग्जेम्प्ट हो, जो आज से हमने पढ़ा, तो उसने कहा अगर वो गुड एग्जेम्प्ट गुड्स आ गई जो छठे शेड्यूल में लिखी हुई, यानी मैं आपसे ये पूछूं कि कब टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, बताएं, कैसे पता चले? क्योंकि छठे शेड्यूल में नहीं है, ये छठे शेड्यूल में यही चीज इसको टैक्सेबल कर रही है, इसका लिखना कहीं जरूरी, यानी आपको कोई लिस्ट नहीं मिलेगी कि फॉलोइंग आर गुड्स आर टैक्सेबल इन पाकिस्तान, इसके लिए कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए क्या है, टैक्सेबल। कहीं ना लिखना भी क्या है, टैक्सेबल है। मसला आप कहेंगे सर आपने कहा था हम भी गुड्स में शामिल हैं, तो हम तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, आगे जाके देखेंगे लाइव एनिमल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लाइव एनिमल्स, इसलिए हम भी उसमें एग्जाम्प्ट हो गए। जिंदा आप बकरे, अभी आएगी बड़ी ईद बेचेंगे, ये भी क्या है, लेकिन अगर आपने उसको मार दिया, जिबा कर दिया, गोश्त बना लिया, तो फिर वो एग्जाम्प्ट नहीं। जैसे ही आपने उसका खून बहा के उसको जिबा कर दिया, उसकी एग्जाम्पशन क्या कर दिया आपने, खत्म कर। ठीक है, उसकी एग्जाम्पशन पे छुरी फेर दिया आपने, वो भी हो गया। तो बहरहाल ये बातें हमने की। फिर हमने कहा कि अगर मैं जीरो रेटेड गुड्स बना दूं, एक्सपोर्ट कर दूं पाकिस्तान से कुछ चीजें, उसका क्या होगा? उसने कहा इन गुड्स के अगेंस्ट तुमने जितनी भी चीजें, जितना टैक्स दिया होगा ना, वो तुम मेरे से वापस पैसे ले लेना। ठीक हो गया। ये बातें दो भी हमने बेसिकली तीन चीजों को डिस्कस किया है, टैक्सेबल। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर हम अनरजिस्टर्ड बंदे को चीजें बेचेंगे, तो हम नॉर्मल टैक्स तो देंगे देंगे, 4% फर्दर टैक्स भी देंगे। तो आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर फर्दर टैक्स जो है वो कब और कितना पे करना है। अच्छा, अक्सर बच्चे मेरे से ये किताब का पूछते हैं, सर किताब दे दें यार, ऑथर ने यानी खालिद साहब ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं किताब आपके साथ शेयर करूं। मासवा ये नोट्स में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा हुआ है जब तक किताब नहीं मिलती तो उस वक्त तक जो है ये मैं नोट शेयर कर देता हूँ, आप उसको कह दीजिएगा, वो आपको दे देगा। बाकी किताब जो है मुझे उनसे परमिशन लेना पड़ती है, तो मैं अगर परमिशन लूंगा तो फिर वो आइंदा मुझे सॉफ्ट कॉपी नहीं देंगे वो। ले जी, सबसे पहले आ गया हमारे पास ये वाला, नहीं जहां से आपने किताब को शुरू करना है। सेल्स टैक्स रेट इज 18%। किताब का पेज बता दीजिएगा अगर किसी के पास किताब मौजूद है तो। ये 25वां चैप्टर होगा बेटा, शुरू में नहीं होगा, कंटेंट्स में देखे जाके 25वां चैप्टर होगा। जी, और इसका नंबर सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स नोट हम्म, 27 527 उसका नहीं है। खालिद साहब की जो बुक है उसका 520 5 2 7, 5 और 2 7 हो गए। तो जनरल रेट क्या है जी, 18%। फर्दर टैक्स एट द रेट 4% शैल बी चार्ज। चार्ज का मतलब होता है लगेगा, चार्ज किसके पैसे हैं, डिपार्टमेंट के, यानी मैं आपसे लूंगा ये पैसे। वेन द गुड्स आर सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन और इन एक्टिव टैक्स पेयर। ये सुनिएगा कि अनरजिस्टर्ड और इन एक्टिव में क्या फर्क होता है। कुछ लोग हैं जो सेल्स टैक्स नेट में है ही नहीं, वो तो अनरजिस्टर्ड है। कुछ लोग रजिस्टर्ड तो है लेकिन उनको डिपार्टमेंट ने सस्पेंड किया हुआ है, फिलहाल मुअत्तल किया हुआ है उनकी, यानी वो लॉगिन, उनके पास यूजर नेम पासवर्ड है, लेकिन जब वो लॉगिन करते हैं तो सिस्टम उनको लॉगिन नहीं करने दे रहा। वो कह रहा है कि भाई तुम्हारे पर ये जुराइम है, इनको ठीक करो, फिर हम तुम्हें एक्टिव करेंगे। यानी इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। तो अगर आप ऐसे शख्स को चीजें बेचेंगे तो फिर डिपार्टमेंट आपसे 4% टैक्स भी लेगा। सही होगी। तो कहता जी इन केसेस में आपसे, अगर आप इन सिचुएशन में चीजें बेचेंगे अनरजिस्टर्ड को, तो आपसे सेल्स टैक्स नहीं लिया जाएगा, नंबर 1।
गवर्नमेंट को बेचे, सेमी गवर्नमेंट को, या किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SCCP है, ठीक है। तो इनको अगर आप चीजें बेचेंगे तो इन फिर हम आपसे सिर्फ नॉर्मल टैक्स लेंगे, 4% टैक्स नहीं। मिसाल के तौर के ऊपर एग्जामिनर आपको कहता है जी आपने 100 रुपए की चीजें बेची हैं अनरजिस्टर्ड को, तो आप क्या करेंगे? आप इसका 18% लेंगे और नीचे जाके 100 रुपए का 4% भी लेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर कहता है कि 100 रुपए के अंदर 20 रुपए की चीजें आपने स्टेट बैंक को प्रोवाइड की हैं, तो फिर आप यहां पर कितने लेंगे? 80 रुपीज, क्योंकि वो इसमें से निकाल देंगे। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर मैंने कुछ सवाल बनते देखा ही नहीं तकरीबन, शायद कभी। इतनी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने? ये VVIP प्रोटोकॉल्स है, रूट लगा हुआ है। ये जब चलेगी तो सारे लोग सड़कों पे ब्लॉक हो जाएंगे, पहले इसको जाने देंगे, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर को आपने चीजें बेच दी। क्या एग्जामिनर एंड कंज्यूमर का ही वर्ड यूज करेगा? हो सकता है कर ले। हो सकता है कि वो आपको कहे कि आप फर्नीचर बनाते हैं और आपने एक हॉस्पिटल को फर्नीचर दे दिया। क्या बता रहा है आपको? क्यों? हॉस्पिटल तो फर्नीचर ही बेचता ना। स्कूल को फर्नीचर बेच दिया, कॉलेज को फर्नीचर बेच दिया, तो वो तो नहीं बेचता। तो लाजमी नहीं कि एग्जामिनर भी वही अल्फाज इस्तेमाल करे जो कानून में लिखे हुए हैं। तो इसलिए उसको भी हमें ढूंढना होता है कि एग्जाम के अंदर ये वर्ड कैसे आएगा। वो फिर वो भी एंड कंज्यूमर होते हैं। इन्होंने पूछा मेडिसिन जो है हम हॉस्पिटल को सप्लाई करेंगे, क्या वो एंड कंज्यूमर है? हाँ, एंड कंज्यूमर है, क्योंकि उसने आगे मरीजों को लगा के खत्म कर देनी है। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर अगर वो मेडिकल स्टोर है तो वो एंड कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि उसने आगे बेचनी है। सही है। अच्छा क्वेश्चन था। इंक्लूडिंग सप्लाई बाय अ रिटेलर, रिटेलर किसी को भी बेच दे, उस रिटेलर को 4% लगता ही नहीं है। ये हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में? जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है ना, तो न्यूमेरिकल के ऊपर ही लिख देता है कि ये कारोबार क्या करता है। जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा ना एग्जाम में, वो ऊपर ही बता देगा कि ये कौन है। तो अगर रिटेलर बता दे कि ये रिटेलर है, तो उस क्वेश्चन में आपने 4% वाली लाइन ही नहीं लेनी। ओके। गुड्स फॉलिंग अंडर थर्ड शेड्यूल, रिटेल गुड्स को थर्ड शेड्यूल कहते हैं, राइट। रिटेल गुड्स, मिसाल देता हूँ, पढ़ेंगे इसको जाके। शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट्स और सिगरेट्स, राइट। ये जो आइटम्स होती हैं, बिस्किट्स, मिनरल वाटर वगैरह, ये क्या है? रिटेल गुड्स है। ये क्या है? इसकी क्या वजह है, इसकी क्या अहमियत है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सवाल कि इसको थर्ड शेड्यूल में रिटेल गुड्स को क्यों डाला गया, कोई और नंबर इसको क्यों नहीं दिया गया, उसकी भी एक वजह है। देखिए, थर्ड की स्पेलिंग क्या है? तो रिटेल के स्पेलिंग, ये इसकी वजह है कि दोनों में आर आता है। जी। आई से नंबर कौन सा बनता है, चलें ये बताएं। 1 2 3 में कौन सा नंबर आई से बनता है? ऐसे बेवकूफ ना ना बनाया मुझे। आर से तो रिटेल गुड्स बन गई ना, थर्ड भी आ गया, आई से कौन सा आता है? हैं? किस में? अच्छा, आप 3 को देख रहे हैं इधर, नहीं यार, आर को देखे ना आप। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ आ गई है ना? हाँ, इस पे नहीं टाइम लगाना कि पेपर में पूरा थीसिस लिखा है, ये क्यों आइटम्स हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर, ये वापडा के लिए है, आपके लिए नहीं है। वापडा जब घरों में और एग्रीकल्चर कंज्यूमर को, और ये SNGPL के लिए है, इन लोगों के लिए है। ये जब सप्लाई देंगे तो ये भी लोगों से फर्दर टैक्स नहीं चार्ज करेंगे।
सेकंड हैंड वॉर्न क्लॉथिंग एंड अदर वॉर्न आर्टिकल्स। ये जब कटाई होती है ना शर्ट्स की, तो उसके साइडों पे पीसीस बच जाते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ। रहने दो। बात बढ़ जानी है। वो जो कटाई करते हैं ना शर्ट्स की, उसके साथ जो पीसीस साइड पे बच जाते हैं वो आगे बेच देते हैं। नॉर्मली मशीनें साफ करने वालों को बेच देते हैं, और लोग इससे कॉटन बना लेते हैं, तकिए बना लेते हैं, उसके अंदर उसको यूज कर लेते हैं। ये जो फुट ये आप देखें, जो इशारे होते हैं वहां पर आप छोटे छोटे रुमाल लेके अ, सबसे अच्छी इनका प्रॉफिट होता है। मैंने देखा है 3 रुमाल सुबह लेके खड़े होते हैं, शाम तक 2,000 रुपया कमा लेते हैं, एक भी रुमाल नहीं बिकता। कभी नोट किया आपने? जो रुमाल बेच रहे होते हैं आपके स्टॉप के ऊपर, सुबह भी 3 ही होंगे, शाम को तक वो 3 होंगे, 2,000 रुपया उसकी जेब में आ चुका होता है। सबसे बेहतरीन काम ये है पाकिस्तान के अंदर। या मजार बना लो या फकीर बन जाओ। गुड्स फॉलिंग अंडर जीरो रेटेड, जो है जीरो रेटेड, उस पे जिस पे टैक्स ही नहीं है, तो उस पे फर्दर टैक्स क्या होगा? एग्जाम्प्ट भी इसमें लिख लें। इसमें एक और लफ्ज भी लिख लें, सप्लाई टू कॉटेज इंडस्ट्री। ये क्या होती है? नहीं बताऊंगा आज। सफेद चीनी, जेट फ्यूल, इसका क्या ताल्लुक है आपस में दोनों का? चीनी खाने वाले जहाज बन जाते हैं? ये ऐसा तो नहीं होता। जो इसमें इंपॉर्टेंट आइटम्स है ना, वो जो याद करनी है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं वो ये 3 हैं। ये बार बार पेपर में आती है। क्या आपको बताएगा इतनी चीजें अन, जब भी पेपर में बताया ना अनरजिस्टर्ड को चीजें बेची हैं, फौरन इस एक्सेप्शन को सोचा करें कि इसमें से मुझे वो चीजें ढूंढनी है जो जिनके ऊपर मैंने फर्दर टैक्स नहीं लेना। क्या ढूंढना है? नहीं लेना। दोबारा बताइएगा, सेल्स टैक्स कितने परसेंट है? 18%। रजिस्टर्ड को बेचे या अनरजिस्टर्ड को बेचे, क्लियर होगी बात? लेकिन अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो क्या लगेगा? कब नहीं लगेगा, अब गिनवाए जरा। गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, एक रिटेलर, रिटेलर्स देखो पुठा कर दिया, रिटेलर्स को नहीं, रिटेलर। एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। रिटेलर नहीं भाई, रिटेलर बेचेगा तो रिटेलर को 4% नहीं लगेगा। रिटेलर को अगर आप बेचेंगे तो आपको 4% लगेगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो। सही है। और एंड कंज्यूमर को, कॉटेज इंडस्ट्री को, एग्जाम्प्ट गुड्स, जीरो रेटेड गुड्स, चीनी, वाइट शक्कर नहीं, वाइट लिखा हुआ, वाइट क्रिस्टल शुगर, जेट फ्यूल, जहाजों को, जेट फ्यूल जहाजों को नहीं, जेट फ्यूल को बेचेंगे। रिटेल गुड्स जिसको भी बेचे, उन तमाम के ऊपर जो है वो 4% नहीं लगेगा। ये था जी आज का हमारा एपिसोड, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया। अब किताब को बेटा पढ़ के आना आपने साथ साथ अपने। कितने लोग हैं जो जिन्होंने कल टेम्पलेट अपने हाथ से लिख के याद किया कि ये मैंने बना लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 50% से कम है। चलिए एक बात तो सही है ना, सच तो बोलते हैं। इंशाल्लाह दुआ करें कि ये रिजल्ट भी ऐसा ही ना हो आपका। जो सच्चे लोग हैं, जो चुप करके बैठे हुए हैं, और जी मैं बहुत सच्चा हूँ, आई कैप भी सच्चा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।